प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि बरतानिया में जो कोविड की पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ज़िंदगी न्यू नॉर्मल की तरफ लौट रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर बहुत खुश दिखाई देते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि इससे उनके कारोबार में जो है वो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अब कारोबार में जो बेहतरी है उसमें हम देख रहे हैं कि कारोबारी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और मुश्किलात का सामना जो है वो इसलिए करना पड़ रहा है कि लेबर की जो है वो शदीद किल्लत महसूस हो रही है। काम करने के लिए लोगों के पास, कारोबारी अफराद के पास लोग नहीं हैं। अब इसमें इमिग्रेशन कवानीन का भी मसला है। कहा जा रहा है कि अगर इमिग्रेशन कवानीन जो हैं वो कुछ नरम हो जाएं तो उससे लेबर जो है वो आसानी से दस्तयाब हो सकती है। ये मसला कितना संगीन है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अवान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर है बैनुल-अक़वामी उमूर के और हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमें बरतानिया से ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। और सोलिसिटर इनाम राना साहब मौजूद हैं, आप भी बैनुल-अक़वामी कवानीन के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ मैं। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये कितना संगीन मसला है जो लेबर दस्तयाब नहीं है, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कारोबारी रौनकें लौट आएंगी, कारोबारी अफराद इसलिए खुश थे कि चले पाबंदियाँ कुछ ख़त्म हुई हैं, अब उनका कारोबार दोबारा से चमकेगा, फिर से वो काम करेंगे। लेकिन उन लेबर उनको नहीं मिल रही, ख़ासतौर पर होटल इंडस्ट्री जो है वो इससे मुतासिर हो रही है। तो ये कितना संगीन मसला है? बहुत शुक्रिया असद। बिल्कुल, ये जो लेबर की जो शॉर्टेज है ये बहुत ज़्यादा जो है यूके में मसला बनता जा रहा है। और जितने रेस्टोरेंट हैं, खुसूसन जो एशियन रेस्टोरेंट हैं, उनके अंदर जो है इस वक्त किल्लत बहुत शदीद है। और लोग जो है वो अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब देने की कोशिश करते हैं तो उनको एक लिमिटेड आवर्स हैं, उनकी परमिशन है और इसके अलावा जो है वो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो पहले करते थे, कुछ ब्रेक्सिट की वजह से जो है अपने मालिक यूरोप में चले गए, उसके अलावा कोविड की वजह से जो है वो बहुत सारे लोग घरों के अंदर हैं, कुछ लोग जो है वो बीमार भी हुए और कुछ लोग अभी तक डर के मारे जो है वो शायद काम नहीं कर रहे इस तरह, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। और ये बार बार होम ऑफिस से ये अपील भी की जा रही है और खतूत लिखे जा रहे हैं कि वर्क परमिट के हवाले से कुछ रूल्स अगर कुछ नरम किए जाएं। और दूसरी बात, जो यहाँ पर ऐसे अफराद हैं जिनको काम करने की इजाज़त नहीं है कानूनी तौर पर, जैसे कुछ अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं या गैर कानूनी तौर पर रहायश पजीर हैं या जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक उनके केसेस का फैसला नहीं हुआ, ऐसे लोगों को अगर काम करने की इजाज़त दे दी जाए तो ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक हो सकता है। लेकिन हुकूमत जो है वो दूसरी पॉलिसी तो बहुत अनाउंस कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो ऐसे अफराद के बारे में जो पॉलिसी अनाउंस नहीं करी जो बरतानिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत की इस तरफ जो है वो कोई प्रॉपर पॉलिसी अनाउंस नहीं हो रही और इनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बन रही। इसीलिए लोग बार बार खतूत भी लिख रहे हैं होम ऑफिस को कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके बारे में कम अज कम इस तरह की पॉलिसी जरूर बनाए कि उनको काम करने की कानूनी तौर पर इजाजत दी जाए। अभी इन्होंने थोड़ा सा किया है होम ऑफिस ने, तो उसका बड़ा खैर मकदम किया जा रहा है कि इन्होंने कहा कि जो केयर होम्स के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको इजाजत दी जाएगी जिसके केसेस जो है वो पेंडिंग है। लेकिन केयर होम्स की इंडस्ट्री अगर थोड़ा सा संभाला इससे मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, होटलिंग इंडस्ट्री होगी, रेस्टोरेंट वगैरह, ये काफी लोगों के शदीद दबाव का शिकार है। और इसलिए मगर मसला ये है कि गुलाम हुसैन साहब, क्या ये प्रॉब्लम जो है वो कोविड के दौरान पैदा हुआ है? ये पहले प्रॉब्लम नहीं था? तो ये कहाँ चले गए लोग जो पहले से यहाँ पर लेबर थी, वो कहाँ गई? देखिए, दो तीन चीजें इकट्ठी होंगी। जो ब्रेक्सिट है ना, ब्रेक्सिट की वजह से लोग जो है वो अब दूसरे ममालिक के अंदर वापस चले गए जो यूरोपियन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काम करते थे। सही। फिर उसके बाद ये जो कोविड की वजह से भी हुआ, कुछ लोग जो है वो ज़ाहिर है कोविड के डर की वजह से दूसरे मालिक से भी नहीं आ रहे और वो भी शॉर्टेज हो गई। और तीसरा ये कि जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अफराद कोई काम कर लेते थे, कोई ऐसा कोई ना कोई, लेकिन अब वो भी जो है वो इतनी ज़्यादा सख्ती हो गई है कि वो भी काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है वो बरतानवी होम ऑफिस से बार बार ये अपील की जा रही है कि एक तरफ इतनी सख्ती की जा रही है तो दूसरी तरफ ऐसे अफराद जो कई साल से इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनको जो है वो अगर नेक्स्ट सिस्टम के अंदर लाया जाए तो उससे काफ़ी मसाइल हल हो सकती हैं। एक तो लोग जो है वो उनकी जिंदगी आसान हो सकती हैं और दूसरा बरतानवी इकॉनमी को सहारा मिल सकता है और तीसरा जो लोग यहाँ पर जो शॉर्टेज है लेबर की वो दूर हो सकती है।
सही है। तो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपके ख्याल में ये मसला पैदा कैसे हुआ है, लेबर की शॉर्टेज का? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हमें सबको मालूम है कि कोविड ने पूरी दुनिया जो है वो उसमें जो है तातुल और पैदा किया है, मुश्किलात पैदा की हैं। फिर जो उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसने जो संभलती मुईशत है उसमें जो है मुश्किलात पैदा की हैं। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, लॉकडाउन, मोबिलिटी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वो 3 इश्यूज हैं जो अभी ओमिक्रॉन की वजह से दोबारा रीइमर्ज हुए हैं। फिर भी बरतानिया ने मईशत को संभालने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से उनका जीडीपी जो है 1948 के बाद 25% डिक्लाइन पे गया था। अब भी जो फोरकास्ट है वो कि इतनी हौसला अफजा नहीं है, फिर भी 1% नीचे है। और आपको पता है कि जीडीपी का बरतानिया पुराने जमानों में 80% लगाता था अपनी एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, अभी वो 90 से अबव है। तो ये पहली कॉज उसकी जो है वो कोविड एंड देन ओमिक्रॉन। दूसरा, पोस्ट ब्रेग्जिट जो है इन्होंने पेशबंदी नहीं की, मसलन इन्होंने उड़ाया तो सही हाईली स्किल्ड माइग्रेंट, टीयर 2 चेंजेस वर्क परमिट में, एंटरप्रेन्योर और जो इनोवेटर, लेकिन उसको सही तरह ये स्टार्टअप वीजे को सही तरह दे कुडंट सेल इट प्रॉपर्ली। उस वजह से आने में लोगों के प्रॉब्लम है और कोविड भी उसमें जो है वजह नाद है। एंड थर्डली, पोस्ट ब्रेग्जिट बहुत सारा लोग वापस गए हैं यहाँ से, उनको इन्होंने कॉम्पनसेट कैसे करना था वो कोई इतना तेजी से ये काम नहीं कर सके और कोविड की वजह से वो सिस्टम डिले हुआ। एक आखिरी पॉइंट, स्टूडेंट कम्युनिटी। मगर बैरिस्टर साहब, उसमें जो ब्रेग्जिट वाला मामला है उसमें एक आम अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि उससे बहुत जो लोग वापस गए हैं ज़्यादातर यूरोपियन लोग वापस गए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो एशियन कम्युनिटी को, खासतौर पे जो एशियन रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या जो एशियन रेस्टोरेंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है या एशियन कम्युनिटी के का मसला है वो भी ब्रेग्जिट की वजह से है? नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जो एशियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है या जो एनएचएस है, एनएचएस में तो ब्रेग्जिट वाले हेल्प कर सकते हैं यूरोपियन कंट्री पर, लेकिन जो एशियन बिजनेसेस, स्वीट मेकर या जो कैश एंड कैरीज या इनमें जो शॉर्टेज है वो पहले स्टूडेंट कम्युनिटी बड़ा पूरा करती थी। अब स्टूडेंट कम्युनिटी ने इनके रवैयों से, इनकी जो पॉलिसीज है या जो हाई फी है या जो जिस तरह का इनका हिसाब किताब था, लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बहुत गए हैं। उस वजह से वो जो छोटी एक कम्युनिटी जो मदद करती थी, शॉर्ट गैप फिल करती थी, वो भी मौजूद नहीं है। इस वजह से जो एशियन कम्युनिटी है अपने जो बिजनेसेस हैं उनमें जो अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो कमी है उसको पूरा करने में दुश्वारी फेस कर रही है। और ऊपर से जो पॉलिसियां दे रहे हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट, उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा रखी हुई है कि आम मीगर जॉब्स में आप जो है वो बंदा नहीं ला सकते पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या मलेशिया या फिलिपाइन से। वो हाई थ्रेशोल्ड है। जो एनएचएस वाले तो पूरा कर लेते हैं, नर्सेज और डॉक्टर्स, लेकिन ये जो एशियन जो कम्युनिटी है वो स्ट्रगल कर रही है और उसके लिए इनको टीयर 2 में या टीयर 5 में थोड़ी सी तब्दीलियां लानी पड़ेगी। अदरवाइज ये जो है या तो बिजनेसेस बंद होना शुरू हो जाएंगे या आप खपत कर नहीं सकेंगे लोगों को लोकल कम्युनिटी से। और दूसरा, इनको पोस्ट ब्रेग्जिट यूरोपियन को अलाउ करना चाहिए था कि वो काम के वीजे आसानी से ले सके। अभी टीयर 2 के तहत यूरोपियन को भी वर्क परमिट के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने। वो मेरे ख्याल में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के साथ साथ फ्रीडम ऑफ राइट टू वर्क आसान होना चाहिए था कि अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं, आपके पास जॉब ऑफर है और जॉब ऑफर की इतनी लिमिट है तो आपको काम की इजाजत स्ट्रेट अवे मिलने के इम्कानात होने चाहिए। वो भी एक आसान तरीका हो सकता है। और तीसरा आखिरी जो है, इनको यहाँ पे जो गुलाम साहब ने भी कहा है, जो लोकल लोग हैं उनको भी टेम्परेरी वीजाज, काम के वीजाज दिए जा सकते हैं। दूसरी मद में एमनेस्टी जो कह रहे हो, एमनेस्टी का बहुत ज्यादा शोर होगा मचाया है, लेकिन बोरिस जॉनसन और प्रीति पटेल ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं इतना किया। लेकिन वो भी एक शॉर्ट रिलीफ हो सकता है वाइल्स यू आर मेकिंग पॉलिसी के नए लॉन्ग टर्म जो है वो लोगों की खपत की जाए और जॉब्स जो मार्केट में है उसमें बदलाव लाया जाए। शाहिद नदीम साहब, ये बताइए कि वर्क परमिट का जो कानून अभी है वो है क्या और उसमें कैसे नरमी लाई जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया। अभी जो वर्क परमिट का कानून है उसमें एक खास थ्रेशोल्ड है इनकम का जो 21,000 के करीब है मिनिमम जो है, और 21,000 से लेकर तकरीबन 40,000 के दरमियान उसका
थ्रेश होल्ड है। और जो मकामी रेस्टोरेंट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, खासकर एशियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, वो इतनी सैलरी अफोर्ड नहीं करते क्योंकि ये हाईली स्किल्ड माइग्रेंट के लिए है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन तो दी थी, लेकिन वो सिर्फ हेल्थ वर्कर के लिए, सोशल अडल्ट केयर के लिए, नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए है। और इसी तरीके से मुआशरे में ये एक मांग बढ़ रही है कि जिस तरह सेहत की इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जिसमें रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं या होटलिंग आती है, तो इसमें भी ऐसी को रिलैक्सेशन दी जाए ताकि ये जो एक बहरान बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो कोविड ने उनको हिट किया और अब ये जो कोविड अब बेहतर हो गया है, तो अभी अगर उनको लेबर नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है। और जैसे ये हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक्जिट का, अभी भी अगर हम बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पे भी काफी तादाद में यूरोपियन जो हैं वो मौजूद हैं जो एज ए वेटर के तौर पे और काम कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तानी पहले जो बहुत ज्यादा तादाद में एज ए स्टडी वीजा पे आते थे तो वो यहाँ पे मौजूद होते थे, लेकिन जो चंद साल पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने जो थोड़ी सख्ती शुरू की, जिससे वो एक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता था वो खत्म हो गया। उससे बहुत ज्यादा तुलबा वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा जाने लगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने फिर वो जो पोस्ट स्टडी वीजा स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये रौनकें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की और कम्युनिटी की बहाल होना शुरू हो जाए। सही है। तो इसमें शाहिद नदीम साहब जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है उससे सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी मुतासर हो रही है या इसका इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर भी आ रहा है, और क्या ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि ये वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा है? जी, इसको सोसाइटी में महसूस तो किया जा सकता है इसकी, लेकिन ये बहरान की सूरत में नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखा जाए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी के मुताबिक तकरीबन 8.5 लाख के करीब ऐसे बंदे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड महाजरीन माइग्रेंट्स हैं, जिनको कोई लीगल माइग्रेंट भी कहता है, जिनके पास दस्तावेजात नहीं है कि वो कानूनी तौर पे काम कर सकें। और कई उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिन्होंने अपने केस होम ऑफिस में भेजे हुए हैं, लेकिन वो जाहिर है कि जो बंदा यहाँ पे रहता है किसी ना किसी तरीके से काम तो करता है, लेकिन यह है कि चूंकि उनके पास दस्तावेजात नहीं है तो वो कानूनी तौर पे काम नहीं कर सकते हैं। और बेशुमार जो एम्प्लॉयर हैं वो उनको इसलिए एम्प्लॉय नहीं करते कि अगर वो होम ऑफिस आता है, चेक करता है, तो वो 10,000 से लेके 30-40 हजार पाउंड तक का जुर्माना होता है पर एम्प्लॉय अगर उसके पास दस्तावेजात ना हो। तो इसका मुआशरे में असर तो है, और इसी वजह से अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एमनेस्टी की कि क्यों ना उन लोगों को एक टैक्स की डॉक्यूमेंट नेट में लाया जाए, ताकि वो अगर उनको वर्क करने का वीजा दे दिया जाए जैसे और ममालिक में, स्पेन में, इटली में चलता रहता है, तो वो ना सिर्फ वो लोग टैक्स नेट में आएंगे बल्कि उनकी अपनी जिंदगी भी एक बेहतर तौर पे जिंदगी जी सकेंगे, ताकि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वो रोजगार कमा सकें। बिल्कुल सही है। और बैरिस्टर साहब, हम अक्सर इस मौजू पर बात करते रहते हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं और उनको रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, कम से कम अगर उन्हें इस्तिस्ना दे दिया जाए या उनको आप टैक्स नेट में शामिल कर लें तो एक तो उनकी अपनी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, दूसरा गवर्नमेंट को के ज़ाहिर सरकारी ख़जाने में वो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट इन तमाम ज़रूरियात को, चीज़ों को महसूस करते हुए इस पर गौर व गौस कर रही है क्या? देखिए, ये बोरिस जॉनसन जो मेयर थे तो बहुत एडवोकेट कर रहे थे कि काम के वीज़े मिलने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी उन्होंने 1-2 जगह कहा है कि मैं इस मामले को गौर करूंगा, क्योंकि टेक्निकली लंदन में इसकी तादाद ज़्यादा है और लंदन में ही शॉर्टेज ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो जैसे ये पनाह के जो मुतलाशी हैं, उनको अगर उनका एप्लीकेशन 6 महीने से 12 महीने तक पेंडिंग रहे तो उनको काम की इजाज़त दे देते। अगर ये ऐसे लोग या फैमिली मेंबरान या जो लोग जिनकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है और वो बरतानिया में स्टक है और फैमिलीज हैं और वो काफ़ी अरसा से यहाँ पे रहायशी हैं, वो काम करके इन जॉब्स को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। ये फिगर जो है 2 से 5 लाख के करीब है। तो अगर ये 2 से 5 लाख के लोग आप टैक्स नेट में लेके आएंगे, उनको काम के वीज़े देंगे, वो टैक्स पे करें, जॉब करें और अपने आप को वीज़ा जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत, ये ह्यूमन राइट के तहत लोगों को 2.5 साल के वीज़े देते हैं, तो आर्टिकल 8 की पॉलिसी के तहत ये 10 साल के वीज़े उनको दे दें, तो इनको 10 साल में जितना खर्चा उनको संभालने में लग रहा है उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा टैक्स की मद में इनको पैसे भी आएंगे और उनको सर्च एंड वो ट्वीट एंड टैक्स भी नहीं करना पड़ेगा और उनके लैंडलॉर्ड्स को उनको किराया नामा देने के ऊपर जुर्माने नहीं करने पड़ेंगे। और अगर वो काम करते पकड़े जाएं तो 20,000 जुर्माना है आजकल। सो फॉर एग्जांपल, अगर उनमें से कोई भी आदमी
मिठाई मेकर या रेस्टोरेंट या कहीं और काम करता पकड़ गया, चाहे उसने जाली पेपर दिए हैं, चाहे उसने अपना सही नाम बताया है, तो वो एम्प्लॉयर इतना बड़ा रिस्क है उसके लिए कि वो 20,000 पाउंड जुर्माना दे एक ऐसे शख्स को जो सिर्फ शायद 6-7 पाउंड घंटे की जॉब कर रहा हो। तो एक तो मिनिमम वेज पे काम करेंगे, दूसरा शॉर्टेज को एड्रेस करने में मदद मिलेगी, तीसरा ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है कि लोग 10-10 साल से बरतानिया में मुकीम है फैमिलीज के साथ, और आप वादे पे वादा किए जा रहे हैं। जब भी हुकूमत बनाने का वक्त आता है, मंशूर में आप लिखते हैं, कहते हैं कि हम गौर करेंगे, जब काम करने की बारी आती है तो इफ्स एंड बट्स के जरिए आगे से आगे लेके जा रहे हैं, इसको हल नहीं को कर रहा। हमने भी कोई 2020 और 2021 में मुतवातर 2 दफा लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, बताया है कि ये पॉलिसी पोस्ट ब्रेग्जिट फायदा देगी, लेकिन अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट के ज्यादा से आगे काम नहीं बढ़ा, कोई इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई नहीं है। ह्यूमन राइट्स की और माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके ऊपर लिख रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अब मामला मेंबरान पार्लियामेंट को उठाने की जरूरत है कि ताकि लंदन में मुकीम वो अफराद जो 21वीं सदी में यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड हैं, ना वो भेजे जा रहे हैं, ना वो इंटाइटलमेंट है उनको कि वो बेनिफिट्स क्लेम कर सके, ना वो मेडिकल का वो क्लेम कर सकते हैं। अभी ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने उनके जैब्स वगैरह कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई है। तो ऐसे लोगों को डर में लंबे अरसे के लिए रखना कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखना चाहिए, एमपीज को इस मामले को उठाना चाहिए, और वजीर आजम और वजीर दाखिला को कंपैशनेटली इसके ऊपर कंसिडर गौर करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अलहदा है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन इशू अलहदा है कि इन लोगों को अगर आप भेज भी नहीं रहे और लंबे अरसे से आप टैग करके लाइन में रखा हुआ है कि ये भेजने के लिए वेट कर रहे हैं, और इन प्रैक्टिकल आपको पता कोई नहीं है कि ये कब वापस जाएंगे, तो उनको मेरे ख्याल में वर्किंग वीज़ाज 5 साल के लिए, और जिसके ऊपर वो टैक्स भी दें, जिसके ऊपर सेटलमेंट रूट भी हो, तो मेरे ख्याल में ये बरतानिया के मफाद में होगा, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और आप कट करेंगे जो बैकलॉग है, जो काफ़ी देर से पिछली 2-3 हुकूमतों में कागजों में चला आ रहा है कि 5 लाख या 10 लाख के करीब लोग बैकलॉग में हैं जिनके केसेस के ऊपर फैसला हो चुका है, या वो फेल्ड असाइलम सीकर है, या वो इकोनॉमिक माइग्रेंट है, या वो वैसे ही थ्रेशोल्ड मीट नहीं करते किसी जिनेवा कन्वेंशन का, तो उनको मेरे ख्याल में कौमी इदारे में लाना चाहिए। और ये इससे आप थोड़ा सा इसको एड्रेस करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जो आपको ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, NHS और बाकी जो जगहों पे आप देखें ना, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड करेंगे। लोग अभी घर से नहीं निकल रहे डरते, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई है, ऊपर से वॉर लूम कर रही है रशिया यूक्रेन की वॉर से, और ऊपर पेट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन रेट इज गेटिंग हायर, लोग परेशान हैं, उनका बजट इफेक्ट हो गया घर पे बैठ के। तो ऐसे सूरत हाल में अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते, सिनेमा इंडस्ट्री, दूसरे लोगों को आप, और फिर Tier 5 यानी शॉर्ट टर्म वीजे नहीं देते लोगों को कि लोग आके यहाँ काम कर सकते हैं, और छोटे फार्मिंग इंडस्ट्री को जिस तरह देते हैं, तो ये लोग अपना जो है ये अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुली स्मूथली बचा नहीं सकेंगे इस एनवायरनमेंट में। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपने ये नुक्ता उठाया है। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक पास आते हैं तो इसके कुछ और पहलुओं पे गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद नदीम साहब, अभी हम ये जो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स एक्ट में लाना चाहिए उन लोगों को जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, लेकिन हुकूमत के ऊपर ये भी तो दबाव है कि हर रोज़ नए इमिग्रेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, इलीगली आ रहे हैं, कश्तियों के ज़रिए से आ रहे हैं, और वहाँ पर आकर फिर वो असाइलम सीक कर देते हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक ये भी तो प्रेशर है, और अगर पहले से जो लोग इस तरह से आए हुए हैं उनको गवर्नमेंट रिलीफ देती है तो नए लोग जो हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट के पेश नज़र भी तो कुछ मसाइल होंगे जिसकी वजह से शायद वो इन इशूज़ को नहीं एड्रेस कर रही है। आप दोनों साइडों को देखते हुए किस तरह से इसको, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो नुकसानात हैं वो देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेसिकली जो एक आम राय पाई जाती है कि ये एक पार्टी पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो मौजूदा बरसरे इक़्तिदार पार्टी है उसमें ऐसे लोगों का गलबा ज़्यादा है जो माइग्रेशन को कम करना चाहते हैं, और ब्रेक्जिट की एक बहुत बड़ी वजह ये माइग्रेशन भी थी कि बहुत ज़्यादा लोग आते रहे हैं। और जो असाइलम के हवाले से है, अभी चूँकि ब्रेक्जिट से निकलने के बाद
वो जो एक अकॉर्ड था, डबलिन अकॉर्ड, जिसके तहत जो माइग्रेंट पहले यूरोप में थे, अगर वो वहाँ पे पहले मौजूद थे तो उनको वहीं पे असाइलम करनी चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट सेफ कंट्री था। तो अगर वो वहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाते हैं तो अब चूंकि वो जो ब्रेग्जिट खत्म हो गया, वो मुआहदा भी खत्म हो गया, तो अब उन पे वो पाबंदी नहीं रही। तो इसकी वजह है कि ये जो एक बढ़ोतरी नजर आई है कि लोग अपनी जान पे खेलते हुए वो छोटी छोटी कश्तियों, डिंगी, बोट्स में जो आ रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ी मीडिया हाइप भी रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे तंजीमें हैं, जैसे वो लंदन सिटीजन है, जो यहाँ जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम है बिजनेसों की, उनका एक बहुत बड़ा प्रेशर है। जब बोरिस जॉनसन पहले मेयर भी थे, उसके बाद भी गवर्नमेंट, और वो और उसके अलावा कैथोलिक चर्च जो है, उसके जो कार्डिनल हैं मर्फी ओकॉनर, उनकी भी एक बहुत बड़ी कंपेन इस पे चलती रही है। इसके साथ साथ जो इक्तिसादी हवाले से यहाँ पे जो अदारे हैं, थिंक टैंक हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च है, उन्होंने जो तजावीज़ पेश की थी कि अगर अमनेस्टी दी जाए तो ये 1 बिलियन सालाना से ज्यादा रेवेन्यू जमा हो सकता है कौमी खजाने में। और उसके अलावा जो माइग्रेशन वॉच है, जो एक अदर थिंक टैंक है, उनके मुताबिक अगर इनको ना सिर्फ एमनेस्टी दी जाए बल्कि इनको खपाया जाए, जो हेल्थ केयर और दूसरे जो शोबे हैं जहाँ गवर्नमेंट को आर्जी बुनियादों पर लोगों को डेली वेजेस पे लोगों को रखना पड़ता है, हेल्थ प्रोफेशनल को, जो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो उनके मुताबिक अगर उन शोबों में लोगों को खपाया जाए तो ये 5 बिलियन सालाना से ज्यादा का रेवेन्यू कौमी खजाने में जमा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो प्रेशराइज तो गवर्नमेंट पे है, लेकिन चूंकि हर सियासी गवर्नमेंट में ये भी एक मजबूरी होती है कि उन्होंने अपने वोटर की ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखना होता है। उसी वजह से गवर्नमेंट बहुत मोहतात है और वो थोड़ा थोड़ा इस सिलसिले में पेशरफ्त कर रही है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो 2 साल का एक वर्क परमिट टाइप होता है, जो पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे अभी वीजा शुरू किया है, जो पहले भी मौजूद था पिछली लेबर की हुकूमत में, जो ये मौजूदा गवर्नमेंट आई थी उन्होंने खत्म कर दिया, तो अब दोबारा फिर उन्हें शुरू करना पड़ा है, ताकि ना सिर्फ स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया जा सके बल्कि यहाँ जो मईशत में, कारोबारों में ये जो एक आ रही है कमी कि स्टाफ नहीं मिल रहा या अदम मौजूदगी है लोगों की, तो उस सेक्टर को भी एक सहारा दिया जा सके। तो इस तरीके से ना सिर्फ माशरे का प्रेशर है, इकोनॉमी का प्रेशर है, बल्कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी एक मांग है। क्योंकि एक जनरल कंसेप्ट यहाँ पे ये पाया जाता है कि जो बरतानवी शहरी हैं तो उनके पास चूंकि राइट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो जब भी चाहें तो छुट्टी कर लेते हैं, ज़ुकाम है, नज़ला है, खांसी है, और उसके बारे में कई जो बिजनेसेस हैं उनका कंसेप्ट पाया जाता है। जो माइग्रेंट आते हैं वो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अगर 5 बजे छुट्टी होने का टाइम है तो वो 5 बजे के बाद भी काम कर लेते हैं, और वो कभी ये नहीं कहते कि हमें जल्दी जाना है, या अगर उन्हें ओवर टाइम करने का कहा जाए तो वो भी बखुशी कर लेते हैं। जबकि दूसरे जो बंदे हैं वो कहते हैं कि हमारी प्री इंगेज्ड कमिटमेंट है, तो लिहाजा हमें जाना ही पड़ेगा अपने टाइम पे। तो इस तरीके से जो कारोबारी शख्सियात हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो माइग्रेंट के लिए ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन ये बात हुकूमती मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो कारोबारी तबका है उनकी तो ख्वाहिश है और वो उसके लिए लॉबिंग भी करते हैं, मेंबरान पार्लियामेंट से भी बात करते हैं, वुज़रा से भी बात करते हैं। जैसे जो एक हमारे साबका वजीरे दाखिला थे डेविड ब्लैंकेट, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी कि एक शनाख्ती कार्ड टाइप ऐसे माइग्रेंट को दे दिया जाए जिनके पास जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे, ताकि वो भी टैक्स नेट में आ सकें। तो इस तरह की तजावीज़ चलती रहती हैं, लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पे अवामी प्रेशर ना हो उस वक्त तक उसको अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं होगा। सही है। बैरिस्टर साहब, एक ऐसे सिनेरियो में जब लेबर की शॉर्टेज है या हुनरमंद अफराद चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि वो हुनरमंद अफराद को के लिए इमिग्रेशन के कवानीन में नरमी करे और उनको आने दे मुल्क में, या फिर जो पहले से मौजूद लोग हैं उनको उनके लिए नरमी कर दे, या उनको अपनी जो हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि उनको शामिल कर दे मेन स्ट्रीम में। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन गवर्नमेंट के लिए क्या है? क्या आप समझते हैं कि हुनरमंद अफराद के कवानीन में जो एक सख्ती की गई थी कि जो ज़्यादा हुनरमंद है वही आ सकता है, कम हुनरमंद अफराद नहीं आ सकते, क्या इस रूल में नरमी करनी चाहिए? मेरे ख्याल में असद थ्री इसके लिम्स हैं। 1, एमनेस्टी विल नॉट कवर ऑल योर शॉर्टेजेस। एमनेस्टी तो हम कह रहे हैं कि ये जो 2 से 5 लाख आदमी स्टक है सिस्टम में, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ना भेज रहे हैं ना रख रहे हैं, और वो ब्लैक इकोनॉमी में छुप छुपा के काम कर रहे हैं। आप देखें ना, अब
ब्लैक इकोनॉमी में जो छुप के काम करेगा तो वो डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं होगा ना, वो मीगर काम करेगा, बिन उठाएगा या रेस्टोरेंट में शेफिंग करेगा या कहीं मिठाई मेकर में वो करेगा काम, तो वो खुल खिला के रेगुलेटेड इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। ही मे बी अ प्रोफेशनल, सो ये आपका पूरा काम एड्रेस नहीं करेगा। ये तो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। दूसरा जो है हाईली स्किल्ड माइग्रेंट का फ्लो आपने रोक दिया है पूरी दुनिया से। ये कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, लंदन इज अ बिग मार्केट। ये कोई वो मुल्क नहीं है कि आप बिल्कुल कलर और क्रीड के जरिए सिर्फ वाइट लोग ही अंदर आ सकते हैं, या ये तो एक कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी यानी ग्लोबल विलेज है, यहाँ पे पूरी दुनिया से इंडस्ट्री और सर्विस के लोग आते हैं। आपने हाईली स्किल्ड माइग्रेंट का पहले रास्ता रोक के पिछले 10 सालों में अच्छे पीएचडी टॉप प्रोफेशनल, इंडियंस बड़ा आया था उस वक्त पुराने जमाने में, पाकिस्तानी बड़ा आया था, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, ये उस खित्ते से लोग, मलेशियन, ये बड़े लोग आए थे आईटी इंडस्ट्री में, और ये वो रोक ही दिया आपने बिल्कुल। अब आप जब किसी इंडस्ट्री में फ्लो रोक दें लोगों का, यानी अच्छा ततहीर का अमल रोक दें, तो वो अच्छे लोगों का इन्फ्लक्स रुक जाता है और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, और वो पुराने लोग जो हैं वो उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। सो शॉर्टेज हो रही है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। तीसरा, इन्होंने जो कानून लेके आए हैं अभी भी हाफ हार्टेडली हाईली स्किल्ड माइग्रेंट का, उसके ऊपर उस तरह अमल नहीं हो रहा, लोग आ नहीं रहे उस तरह। तीसरा, वर्क परमिट का जो आपने अभी आप पूछा भी है, वर्क परमिट का इन्होंने तनख्वाह यानी 75 पॉइंट आपने पूरे करने हैं, उसमें आप बीए, एमए, पीएचडी के ऊपर 15-20 पॉइंट से शुरू करते हैं, और लेकिन आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, जब तक आप शॉर्टेज कैटेगरी में 50 पॉइंट हासिल नहीं करते तो आपके 75 पॉइंट ही नहीं पूरे होते। यानी तनख्वाह का आपने 22,000 के ऊपर रखा हुआ है, जितना हाई पेड होगा उसको, तो टियर 2 इज अनवर्कबल फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस, फॉर स्वीट मेकर, फॉर कैश एंड कैरी, फॉर एनी एशियन नॉर्मल केयर होम्स इवन। तो जब तक आप इन लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे कि ये नॉर्मल रन ऑफ द मिल ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, केयर वर्कर तो एक नर्स होगी ना जी, जो केयर रात के और दिन के डे एंड केयर में काम कर सकेगी। अब आप उसके लिए 25,000 की शर्त रखे, एमए की डिग्री रखे, तो उसने तो नर्सिंग डिप्लोमा किया हुआ है। तो वो ये लोग निकल रहे हैं उन जॉब्स के ऊपर जहां पे जरूरत है, और जब तक वो शॉर्टेज कैटेगरी में हिस्सा ना लें तब तक उनके पॉइंट पूरे नहीं होते। सो टियर 2 रीअरेंज करें, वर्क परमिट लेना आसान हो, एम्प्लॉयर जॉब दे, आप जॉब लें, तनख्वाह का एक मार्जिन रखें और लोग ला सकें। हाईली स्किल्ड माइग्रेंट जो प्रोफेशनली पीएचडीज हैं या एमफिल हैं और अपने 10 साल का तजर्बा रखते हैं अपनी फील्ड का, उनके लिए आना आसान होना चाहिए। इन्होंने स्टार्टअप, इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर, इन्होंने बिजनेस 2 लाख पाउंड इन्वेस्टमेंट वाला वीजा खत्म करके ये 3 लेके आए हैं। ये तीनों में बड़ी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो इसको स्ट्रीमलाइन करें कि बिजनेस वीजा एक हो, उसमें चाहे आप स्टार्टअप, इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आ जाए। अब ये हाईली, इन्होंने स्किल्ड काउंसिल से मंजूरी से के साथ शर्त लगा दी है। अब उसमें एक अच्छा आदमी भी जो बिजनेस करना चाहता है, स्टार्टअप या आके इनोवेशन या फुट एंड एंकल में रिसर्च के बेस के ऊपर कोई शॉप खोलना चाहता है या सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे इसके ऊपर अमल करें। इतना इन्होंने ब्यूरोक्रेटिकली पेचीदा बना दिया। और माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी जो ये शॉर्टेज कैटेगरी के ऊपर इस्लाहात, रिफॉर्म सजेस्ट करती है, मेरे ख्याल में उनको भी इतना ये ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, ताकि इनको सही आइडिया नहीं लग रहा कि लंदन में शॉर्टेज कहाँ है और उसका हल क्या है। तो मेरे ख्याल में एक रीवैम्प करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सुरेश इनाम राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इनाम राना साहब। हम कर रहे हैं कि जो शॉर्टेज हुई है लेबर की, इसकी वजूहात क्या हैं और इस मसले से गवर्नमेंट को कैसे निपटना चाहिए, तो आपकी इस बारे में राय क्या है? अब थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी। मेरे ख्याल से आवाज़ से मैं पहचाना हूँ हमारे उस्ताद अमजद मलिक साहब मौजूद हैं। जी जी जी, तो मेरे ख्याल से मलिक साहब ने इसके ऊपर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की होगी और गाइडेंस मैं फिर भी अर्ज किए देता हूँ कि एक तो ब्रेक्जिट की वजह से ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो तो डिस्टर्ब थी, तो प्रेडिक्शन भी थी कि डिस्टर्ब होंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये कहा जा रहा था कि माइग्रेशन जो है, ये स्किल्ड माइग्रेशन जो है वो उस डेफिसिट को कवर कर लेगी, इकोनॉमी के भी और जो स्किल्ड वर्कर का डेफिसिट है उसको।
लेकिन कोरोना आने की वजह से जाहिर है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं और उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। वो इसी वजह से, जैसे मैंने लास्ट में सुना कि मलिक साहब फरमा रहे थे कि जो माइग्रेशन की पॉलिसीज हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। गवर्नमेंट का ओवरऑल रवैया क्योंकि माइग्रेंट फ्रेंडली नहीं है या माइग्रेशन फ्रेंडली नहीं है जी, तो उस वजह से वो कोई ऐसी अच्छी पॉलिसीज मौजूद ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्फ्लिक्टिंग है। आप देखिए कि मलिक साहब ने अभी जिक्र किया बिजनेस वीजाज का। बिजनेस वीजाज में आप देखिए कि उन्होंने अपने सर से उतार के जो है वो बंदर की बुलाते हुए लेके सर वो उन्होंने जो है आपको अथॉरिटीज दे दी हैं 15-20 के, अच्छा जी इनसे जो है आप पहले आप बिजनेस मंजूर करवाएं, आप बिजनेस प्रपोजल मंजूर करवाएं। मेरे ख्याल से वो इटसेल्फ इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसकी रीजन ये है कि जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने पैसे अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। इन्होंने उसके बजाय जो है उन्हें एंडोर्समेंट बॉडीज के हवाले कर दिया जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इन जो वीजाज, बिजनेस वीजाज इस वक्त जो चल रहे हैं उनमें कोई बहुत अच्छी रेशियो ऑफ सक्सेस नहीं है, कोई बहुत अच्छी उसमें कह लीजिए कि माइग्रेशन भी उसी वजह से नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्ररी स्टूडेंट वीजा बेतहाशा दिया जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए इस वक्त अट्रैक्शन भी है। एक तो सिंप्लीफाई हुआ, फिर अट्रैक्शन ये है कि स्टूडेंट को 2 साल का जो PSW कह लीजिए पोस्ट स्टडी वीजा जो मिल जाएगा वो उनके लिए एक अट्रैक्शन है और इंडिया और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ रहा है। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर कुछ नई जो है वो कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स PSW पे जा रहे हैं उन्हें भी तो फर्दर कहीं इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। सही है। शाहिद नदीम साहब ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन में जाहिर है सारे ही मुल्कों की जो इकॉनमीज़ हैं उन्होंने सफ़र किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इकॉनमी उठना शुरू हुई और काफ़ी मुल्कों की बशमूल पाकिस्तान इकॉनमी में बेहतरी आई है कोविड के बाद, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। लेकिन बरतानिया की जो इकॉनमी है वो उस तरह से दोबारा से नहीं उठी है। आपके ख्याल में उसकी वजूहात सिर्फ यही हैं जो हम जिक्र कर रहे हैं कि कारोबार पूरी तरह से नहीं चल पाया है इन्हीं वजूहात के बिना पर, या इसकी रीज़न्स कुछ और भी हैं? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी वजूहात हैं, ये कारोबार की वजूहात भी हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो घर से ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जब घर से बाहर ही नहीं निकलते, कोई कैब नहीं यूज़ करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करते, खाना भी वो बाहर से नहीं खाते, या इस तरह कई चीज़ें जब वो घर में महदूद हैं तो उनकी मोबिलिटी लिमिटेड है बहुत ज़्यादा लोग अभी भी। और उसकी वजह से ज़ाहिर है जो लोगों ने जो दफ्तर प्रेमिसेस रेंट किए हुए थे कई उन्होंने छोड़ दिए हैं या उनको छोटा पैमाने पे ले आए हैं, तो किराया वगैरह कम हो गया है। और दूसरा, जैसे अभी हम वर्क परमिट की पहले बात कर रहे थे, तो उसमें जो गवर्नमेंट का रवैया उतना हौसला अफजा नहीं है। अभी जितने भी लोग आते हैं उनको एक इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ता है, जो कि कंट्रीब्यूशन है NHS की मेडिकल की सहूलियात के लिए। पहले वो 500 पाउंड हुआ करता था, अब वो तकरीबन 1600 पाउंड के करीब पहुंच गया है। और जो अगर किसी को बुलाना हो, जैसे किसी ने एम्प्लॉय करना हो ऐसे बंदे को जिसके पास ऑलरेडी वर्क राइट ना हो, जैसे मलिक साहब भी पहले बयान कर रहे थे, तो वो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस लेने के बाद उसके फिर सर्टिफिकेट अप्लाई करने पड़ते हैं कि आपने बैरून मुल्क से किसी को बुलवाना है या अंदरून मुल्क से। और उसके लिए जो सरकारी पाबंदियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बेतहाशा हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी भी कैटेगरीज होती हैं जिसका एम्प्लॉयर को उतना मालूम नहीं होता है। जिस तरह स्किल्ड वर्कर में काफ़ी कैटेगरी हैं, इंट्रा कंपनी वीज़ाज हैं, या मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है, जैसे को मसाजिद हैं, गुरुद्वारा, मंदिर वगैरह हैं, तो वो भी अपने लिए ना सिर्फ परमानेंट बेस पे बल्कि टेम्परेरी वर्कर के लिए भी बुला सकते हैं। चैरिटीज़ हैं जो 1 साल के लिए, कुछ रिलीजियस वर्कर हैं जो 2 साल के लिए आ सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव है ओवरसीज बिजनेस का कि किसी की ऑलरेडी कंपनी स्टैब्लिश है, वो यहाँ पे अपना नुमाइंदा लाना चाहते हैं। तो ऐसी कई छोटी छोटी कैटेगरी हैं जिनकी बिजनेसेस को उतनी मालूमात नहीं है। तो ना सिर्फ ये गवर्नमेंट की तरफ से मालूमात की फराहमी की ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि उनको भी चाहिए कि वो जो बुकला हैं उनके साथ मशवरा करें कि हमारे ये मसाइल हैं, तो कैसे
ये हल हो सकते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो माहर बुकला होते हैं वो कोई ना कोई ऐसा उनको रास्ता बता देते हैं जिस पे चल के वो एक सूटेबल और मौजू उम्मीदवार ले लेते हैं जो उनके लिए इकोनॉमिकली भी बेटर होता है और उसमें उनको इतना मुश्किल नहीं पड़ती। क्योंकि कई एम्प्लॉयर इस बात से भी घबराते हैं कि हमें वो सारा होम ऑफिस का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, फिर होम ऑफिस विजिट भी करता है और वो उनको जो रिकॉर्ड है वो भी बड़ा अप टू डेट रखना पड़ता है। जितने एम्प्लॉई हैं, ना सिर्फ वो जो वीज़ा होल्डर हैं बल्कि जो वीज़ा होल्डर नहीं भी हैं उनकी भी पूरी फाइलें बनानी पड़ती हैं, सारे का सारा। तो इतना पेपर वर्क होता है जिसके लिए उन्हें एक और बंदा कई दफ़ा जॉब पे रखना पड़ता है। तो कई जो हैं वो मालकान है वो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए जो सरकारी इसके लिए कवानीन है उसमें भी नरमी की ज़रूरत है, ताकि बिजनेस को जब सहूलत होगी तो बिजनेस बढ़ेगा, उससे इकॉनमी भी मजबूत होगी। तो इसलिए जैसे बाकी दोस्त भी बात कर रहे हैं कि ये चीज़ बढ़ रही है और उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले बहुत जल्द हुकूमत इसमें तब्दीली लाएगी, ताकि जिससे बिजनेस को भी सहूलत होगी, आम आदमी को भी सहूलत होगी और माशी तरक्की भी आएगी। सही है। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि हम बहुत सारे मसाइल का जब जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं से सामने आकर ब्रेग्जिट खड़ा हो जाता है। ये बताएं कि आज जनरली कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर जहनों में क्या है कि ब्रेग्जिट सही हुआ था, या जिन लोगों ने उस वक्त सपोर्ट किया था वो आज समझते हैं कि नहीं उन्होंने गलत सपोर्ट कर दिया, गलत हुआ, या उस वक्त अगर लोग कहते हैं कि नहीं इसकी मुखालफत कर रहे थे और आज कह रहे होंगे नहीं बहुत अच्छा हुआ, ये सही हुआ, आज वक्त ने साबित किया है। तो आज कुछ वक्त गुजरने के बाद इसके बारे में राय क्या है जनरली लोगों की? देखिए, मैं समझता हूँ ब्रेग्जिट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन और ये एक्सपर्ट लेवल पे डील होना चाहिए था। ये इमिग्रेशन को इलेक्शन इशू बना के इतना पब्लिक में ले गए, तो आपको पता है जब आप किसी चीज़ को शटलकॉक बना दें और पॉलिटिकल अरीना में ले जाएं एक ऐसा फैसला जो एक्सपर्ट लेवल पे होना चाहिए, तो उसका नतीजा हमेशा बरक्स निकलता है और यही हुआ है। ब्रेग्जिट, नेटो, यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी, यूरोप का आवाज़ दुनिया के साथ, यूरोप की आवाज़ किसी जंग की सूरत में, तो ये इकट्ठा ही इनकी आवाज़ आनी और होनी चाहिए थी। ये मेरा ख्याल है कुछ मुल्कों के आने से, कुछ मुल्कों की कसाद बाजारी और इकोनॉमिक कंडीशन से डर गए और एक दूसरे के खिलाफ गैर हौसला अफजा डिबेट और गैर हौसला अफजा बातें करना शुरू उन्होंने कर दी। मेरा ख्याल है यूरोप और बरतानिया लाज़िम मलजूम है, इनको मिलके ही चलाने की बात करनी चाहिए थी। अभी भी जब टेक्निकल गिरें खुल रही हैं तो उनको लग रहा है अभी भी लोगों को आने जाने के रास्ते उसी तरह बहाल हो रहे हैं, अभी भी उनको मराद देने की बात हो रही है, बिजनेसेस को खपाने की बात हो रही है, कस्टम्स एंड टैक्स के मामलात को रिलैक्स करने की बात हो रही है, मॉनेटरी बात हो रही है, तो यानी डिफेंस इनका नेटो की आवाज़ इकट्ठी करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब है फिर चेंज क्या होगा? चेंज यही होगा कि आप अपने अपने पासपोर्ट के ऊपर आया जाया करेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जब अमेरिका आपको देखेगा तो वो नेटो को देखेगा और एक नज़र से देखेगा कि ये यूरोपियन ममालिक हैं। इन लोगों ने अपने लिए मसाइल पैदा कर लिए हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो यूरोप को एक ब्लॉक के तौर पे ही देखेगा, कोशिश करेगा कि ये 15-20 मुल्क जो हैं मिलके कोई फैसला करके हमें बताएं कि इनका क्या अंदिया है। अभी रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसमें भी आपको देखें कि इनका ब्यूरोक्रेटिक वक्त ज़ाया हो रहा है। टेक्निकली तो वो यूरोप और नेटो को एक आवाज़ से देखना चाह रहे हैं कि इनका नेटो का क्या मौक़िफ़ है। तो मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल इशू जो एक्सपर्ट्स को हैंडल करना चाहिए था, हाउस ऑफ कॉमन यानी मेंबरान पार्लियामेंट को उसके ऊपर डिबेट करके फैसला करना चाहिए था। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में इमिग्रेशन को बुनियाद बना के कि ओए होए ये इटली से आके, स्पेन से लोग आके हमारी जॉब्स के कब्जा कर गए, ये पोलिश और ये दूसरे लोग आके हमारी जॉब्स खा गए, इनके ऊपर हम NHS में पैसा लगा रहे हैं, ये हमारे स्कूलों में आ गए हैं, कल को हमारे बच्चों हमारे स्कूल में अजनबी हो जाएंगे, ये कब्जा कर लेंगे। ये वो टबू है जो क्रिएट किया गया वोटर के माइंड में, जिसकी वजह से ब्रेक्जिट हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, शाहिद नदीम साहब और इनाम राना साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।